हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो आ जाइए, हम पढ़ाई करवा देते हैं। अभी जो मंथ चल रहा है सब एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी लगे हुए होंगे, अगर 10th के छात्र हैं, 12th के छात्र हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं या सीबीएसई के छात्र हैं, सब अपना अपना एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है। तो इस तैयारी के दौरान अगर आपको एक ठोस सोर्स चाहिए जिसके माध्यम से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाए, जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली बात ना करे, इधर उधर की बात ना करे, डायरेक्ट फोकस्ड होकर के पढ़ाए, जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करवाए, कम ही करवाए और एग्ज़ाम के पर्पज़ से करवाए। क्योंकि अब जो मंथ आ गया है, ये मंथ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साल भर नहीं पढ़े हैं, बस उनको एग्ज़ाम पास करना है। जिनको पूरा साल मेहनत करके पढ़ना था वो पढ़ चुके होंगे। तो आप भी चाहते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से एकदम सटीक सटीक क्वेश्चन लाने के करने के बारे में, तो फटाक से आ जाइए अमित गौरव एजुकेशन यानी एजी एजुकेशन के पास, और आपको हर एक चीज़ का एकदम सटीक क्वेश्चन मिलेगा जो कि एकदम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। हम लोग फिजिक्स में बढ़ते बढ़ते ऑब्जेक्टिव का जितना भी हमारा चैप्टर है उसका सारा का ऑब्जेक्टिव कर लिए। फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, दूसरा था प्रकाश का अपवर्तन, दोनों को एक वीडियो में किए थे। फिर दूसरा वीडियो था मानव नेत्र, उसका भी ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर का 2 वीडियो, तीसरा चैप्टर यानी विद्युत करंट का 2 वीडियो था, जिसमें हम लोग, क्योंकि विद्युत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विद्युत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए उसका 2 वीडियो बनाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन उससे आता है, अधिक क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर साइंस के फिजिक्स में, तो 2 से ज़्यादा पूछा जाता है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन, दोनों से। दूसरा हो गया विद्युत। बाकी जो हमारा चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर है, चौथा चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव, उससे भी कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वां है ऊर्जा के स्रोत, उससे भी कम ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं वो सुन लीजिए। इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत, इस दोनों चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन बैंक का एक भी नहीं छूटेगा, सेंटर एग्जाम का एक भी नहीं छूटेगा। अब एग्जाम 26 में दीजिएगा ना, तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत करके देख लेगा वो पक्का एग्जाम में बेहतरीन करेगा, और जो नहीं देखेगा वो बाद में अचंभित होगा कि अच्छा इसका इतना नंबर कैसे आ गया। नंबर अधिक आपको कवर करना है तो ज़रूर आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि 50% तो हर एक चीज़ में ऑब्जेक्टिव ही रहता है। इसमें भी तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 80 में 40 बनाना रहेगा, इतना ही रहता है ना जी। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कितना बेइज्जती वाला बात है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, बिना बकवास बिना देरी किए। कोई दिक्कत? याद रखना, इसमें हम लोग 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, चैप्टर 4 और 5। यानी कि चैप्टर 4 का नाम है चुंबकीय प्रभाव और 5 का नाम है ऊर्जा के स्रोत। दोनों के ऑब्जेक्टिव को गर्दा मचा करके हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब बिना पेशेंस को खोए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। अगर एक छड़ चुंबक ले लें, अगर एक छड़ चुंबक हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा छड़ चुंबक है, इसका 2 पोल है, इधर नॉर्थ मान लो, इधर साउथ मान लो। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होता है जो पूछ रहा है। तो आपको यहाँ से देखिए एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? बात ये याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो 2 तरह से पूछेगा। पहला, या तो पूछेगा कि छड़ चुंबक के अंदर, जो कि पूछ चुका है। दूसरा, या तो पूछेगा कि छड़ चुंबक के बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र जब छड़ चुंबक के अंदर कहेगा तो ये जो है दक्षिण से अंदर की बात है, तो अंदर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। किधर से? दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो है छड़ चुंबक में अंदर में जब बोलेगा तो दक्षिण से उत्तर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। लेकिन जब बाहर बोल दे अंदर के जगह पे कि चुंबकीय किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तब याद रखना है नॉर्थ से साउथ होता है। क्या होता है? नॉर्थ से बाहर हो गया, देखिए नॉर्थ से साउथ बाहर। लेकिन अंदर बोल देगा तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन क्या है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंदर अगर पूछेगा तो बोलिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। लेकिन जब बाहर में पूछेगा तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। याद रहेगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपको फटाक से वहाँ पे जवाब देना है। क्या जवाब देना है? कि जब किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछेगा तो अंदर में जो है दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, और बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा है? और एकदम फटाफट आंसर कमेंट में फेंक के मारते जाना है। और अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर।
आगे की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। दूसरा कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग छड़ यूज करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, वो कैसा छड़ होता है? क्या वो इस्पात होता है, क्या वह पीतल होता है, क्या वह नरम लोहा होता है, क्या इनमें से कोई नहीं होता है? तो छड़ बनाने के लिए कैसा वर्क यूज करते हैं जो बताइए। कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर उम्मीद करते हैं बताइएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए कैसा चुंबक यूज किया जाता है। कैसा यूज किया जाता है? इस्पात नहीं, पीतल नहीं, क्या यूज किया जाता है? नरम लोहा यूज किया जाता है। और साथ में आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, ये भी कमेंट में जरूर बताना है कि हम तेज पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या, सब बताना है, ठीक है ना। तो बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का यूज किया जाता है? नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था, फिर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 14 में पूछा है और 21 में भी पूछा है। नरम लोहा का यूज किया जाता है, यानी कि नरम लोहा। किसका? नरम लोहा का यूज किया जाता है। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, और जो भी हम टाइप बताएंगे, जैसे भी बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है और कोशिश करना है याद रखने की। कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए थे? फैराडे ने, ऑस्टेड ने, एम्पियर ने, बोर ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे? जो कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए। कौन किए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव? विद्युत धारा जब बहता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट होता है, ये बात कौन बोल के गए थे? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर तीसरा का? क्या हो जाएगा? बी होगा, ऑस्टेड। क्या होगा? बी, यानी ऑस्टेड। ऑस्टेड ही बताए थे सर्वप्रथम कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अगर यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो हम बिना कोई गपशप, बिना कोई टाइम बर्बादी के, आपके एक एक मिनट, आपका एक एक मिनट जो है यहाँ से कीमती है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, लास्ट नवंबर, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, एग्जाम आ गया, तो अभी से आपका एक एक सेकेंड कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, तो एक एक मिनट का यूज अच्छा से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? शून्य होगा, सिरे पर घटता है, सिरे पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान रहता है? तो किसी भी विद्युत धारावाही के सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो है सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। ना ही वहाँ पे शून्य होता है, ना ही बढ़ता घटता, ये सब तो होता ही नहीं है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाक से आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। कह रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई प्रोटॉन का कौन सा गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त होते समय नहीं चेंज होता, नहीं बदलता है? चाल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। चाल, वेग, संवेग, कौन जो है चेंज नहीं होता है? बताइए आपको क्या लगता है, वेग, संवेग या चाल, क्या होगा? हाँ, क्या होगा बताइए आंसर में। चाल जो है, चाल परिवर्तित नहीं होता है। कौन नहीं परिवर्तित होता है? चाल, ठीक है ना, चाल परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फटाक से और बताते चलिए। कह रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सहायक होता है? मतलब कि आप पढ़े हैं दक्षिण हस्त का अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हमारा जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, लिखा हुआ रहेगा 10th फिजिक्स वन शॉट, ऐसे करके फिजिक्स वन शॉट, उसमें जाकर के देखिए एक चैप्टर है जो हमारा चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसको देखिए, उसमें हम बहुत अच्छा से ये तीनों नियम समझाएंगे। अगर वो आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप फटाक से कहिएगा कि छठा का हमारा हो जाएगा दक्षिण हस्त के अंगूठा का नियम। दक्षिण हस्त के अंगूठे के नियम में ही ना पता चलता है कि विद्युत धारा के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए यही बताता है। कौन बताता है? दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम ही बताता है। तो अगर ये चीज़ नहीं पढ़े हैं तो फटाक से जाइए और जा करके एकदम एक एक चीज़ को देखिए डिटेल में। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, हम इसको लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम एक्सप्लेन उतना नहीं करते हैं। जब हम अगला सेशन में एकदम शुरू से ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें एकदम एक्सप्लेन कर करके करवाएंगे। लेकिन इसमें चूंकि एग्जाम है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझावे बैठेंगे तो सबको इरिटेशन लगेगा, कहाँ नोटंकी कर रहा है, भागो जल्दी, ऐसा लगेगा। इसीलिए
आपको अगर लगता है कि वो चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो फटाक से जाइए, वन शॉट वाला वीडियो देखिए और कर लीजिए कंप्लीट। कह रहा है कि पश्चिम, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या होगी? अधोमुखी होगी। ये भी वो नियम से रिलेटेड है, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आगे बढ़ते चलना है। अब देखिए, चूंकि हम लोग डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, आप कितना पढ़े होंगे? ठीक है, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो एक बात ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि माथा दर्द है उसको छोड़ो, आपके पास ऑप्शन डबल है। डबल है इसका मतलब ये भी नहीं कि सब एक छोड़ देना है, डबल है इसका मतलब ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें जो आपको हल्का लग रहा है, जो लग रहा है हम बना लेंगे, उसको फटाफट बनाइए और जल्दी जल्दी उसको सोल्व करते जाइए, अपना कलर करते जाइए। अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे पागल रहिएगा जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप पगला जाइएगा और एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। तो अभी से भी आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो रूल कुछ है जो याद रखिए। कौन सा रूल? जो पढ़ाते पढ़ाते आपको एकदम ऐसा ऐसा रूल बताएंगे कि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाइएगा, ठीक ना? ऐसा ऐसा रूल बताएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आरीय होती है जिनका ऊर्ध्वाधर तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र क्षेत्रओं के केंद्र के तार होता है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कर रहा है। 4 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट दिया है, चारों में से कौन इस चीज को सही से वर्णित कर रहा है, कौन इस चीज को सही से बता रहा है? कौन किस चीज को? कि लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को, लंबे विद्युत धारावाही तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उस चीज को ये चारों पॉइंट में से कौन सही से बता रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, नहीं ये नहीं बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ये भी नहीं, लंबवत समांतर नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका ऊर्ध्वा तार से होता है, नहीं ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखा केंद्र के तार होता है। सकेंद्रीय क्षेत्र रेखा कौन होता है? केंद्र, जो तार का केंद्र वही ना होगा, वही होता है, यही बता रहा है, ठीक है। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार, क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा? 2024 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था और 19 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए। कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा कितने परिभ्रमण के बाद होगा? तो ये जो है कितने परिभ्रमण के बाद होगा? तो ये हो जाएगा आधा परिभ्रमण के बाद। कितने के बाद हो जाएगा? आधा परिभ्रमण के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर का काम क्या है? मोटर को हम लोग विद्युत देते हैं और वो ऐसे ऐसे घूमता है, यानी कि वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही जाता है। 90% चांस है ये क्वेश्चन पूछता ही है। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आगे बहुत काम देगा। बताइए, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए और कमेंट में आंसर एकदम फेंक के मारिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी ये पीछे जो क्वेश्चन था उसी को उलट के पूछ दिया ना। पीछे पूछ रहा था कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये ना करता है। वही क्वेश्चन घुमा दिया है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर बदलता है? नहीं, या तो आंतरिक को विद्युत में बदलता है। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। कौन?
पीछे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सम्मिलित है, बस घुमा घुमा के पूछ दिया है। पिछला क्वेश्चन में पूछा था कि विद्युत ऊर्जा को मोटर जो है क्या करता है, तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि कौन उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। याद रहेगा? हाँ, नहीं याद रहेगा? इतना हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है ना कि आप एक बार में इसको बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, एकदम फटाक से बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। करा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट की अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा, या डायरेक्ट यानी कि दिश धारा, कौन सा, दोनों या दोनों तो होगा नहीं, बैटरी से दोनों धारा थोड़ी मिलता है, एक ही ना मिलता है, कौन सा मिलता है? 12 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर फेंक के मारिए, कैसा मिलता है? 12 मतलब कि दिश डायरेक्ट करंट मिलता है, बैटरी से हम लोगों को कैसा मिलता है, डायरेक्ट करंट, बैटरी से कैसा मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय किसमें प्रयुक्त होता है, गैल्वेनोमीटर में, डीसी मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्मदर्शी में तो होगा नहीं, सूक्ष्मदर्शी में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बकवास बात हो गया कि सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में जो बोल रहा है एकदम बकवास बात हो गया। किसमें होता है, डायरेक्ट करंट में होता है, डीसी के मोटर में होता है, डायरेक्ट करंट के मोटर में विभक्त वलय का यूज किया जाता है। जब आप पढ़िएगा जनरेटर और विद्युत मोटर, तब जनरेटर और विद्युत मोटर में, जनरेटर में जाकर के आपको विद्युत वलय पढ़ना रहेगा, उसमें भी जाकर के विभक्त वलय पढ़ना रहेगा, दोनों में विभक्त वलय पढ़ना रहता है। तो इसमें तो विद्युत मोटर दिया नहीं, डायरेक्ट करंट दिया, ठीक है। 13 के बाद 14 को देखिए, कह रहा है डायनमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। 2014 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, डायनमो से हम लोगों को कैसा धारा मिलता है, डायनमो से हम लोगों को डायरेक्ट करंट मिलता है, क्या मिलता है, दिष्ट धारा। डायनमो से हम लोगों को कैसा मिलता है, दिष्ट धारा मिलता है, याद रहेगा। नेक्स्ट है 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र जनरेटर, विद्युत जनरेटर का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर। बताइए 15 का आंसर क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारिए क्या होगा। जो हमारा विद्युत जनरेटर है, जनित्र है, वो किस पे आधारित है, याद रखना है, ये हमारा हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। फटाफट आंसर बताते जाइए और कितना सही होता है ये भी जरूर बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर, क्या कहेंगे। मोटर, एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर, एमीटर तो पता है कि विद्युत धारा मापा जाता है, मोटर में तो और करंट देते हैं, उससे थोड़ी क्रिएट होता है ना, गैल्वेनोमीटर में भी नहीं होता, होता है किसमें, जनरेटर यानी जनित्र में। इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि देखिए कब कब पूछा है, 2012 में भी पूछा है, 2012 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा अगर अब इस बार पूछ देता है तो, अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है तो आप एक नंबर के महागधा हैं, बुड़बक हैं कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे इतना बताने के बाद भी। विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। गैल्वेनोमीटर में भी विद्युत धारा नहीं बनता है, एमीटर तो खाली मापने का काम करता है। अब मोटरवा में तो और विद्युत धारा देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में वो गोल गोल घूमेगा, कन्वर्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, दिक् परिवर्तन का कार्य पूछ रहा है ना। विभक्त वलय जो है हम पीछे बताए थे, 2024 में पूछा है, 18 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में फेंक के मारिए। किसमें, इसमें विद्युत मोटर में ना करेगा, गैल्वेनोमीटर में कहाँ से, विद्युत मोटर में। किसमें, विद्युत मोटर में। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है, विद्युत मोटर में। किसमें, विद्युत मोटर में। ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, ए सी बी डी। ए बी सी डी थोड़ा कमजोर है, बचपन में नहीं पढ़े थे इसलिए गड़बड़ा गया है, पहले ए आया फिर सी आया फिर बी आया फिर डी आया। अगर अच्छा से पढ़ लेते तो नहीं गड़बड़ाता, तो आप भी पढ़ लीजिए नहीं तो आप भी गड़बड़ा जाइएगा, ठीक ना। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। अब ये भी कुछ सोचने वाला बात है, कितना इजी क्वेश्चन है और 2 बार पूछा है, 2017 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। बताइए, ध्वनि ऊर्जा को बनाता है, परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में या कोई नहीं, क्या होगा आंसर कमेंट में फेंक के मारिए।
बताइए अट्ठा का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में फेंक के मारिए। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अगर वो चीज आपको पता है तो सारा क्वेश्चन को धाए धाए बनाइएगा आप। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, या फिर कोई नहीं, हमको पते नहीं, या फिर हम लोगों को लगता है ना कि बिहार बोर्ड में ना ऐसा लगता है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जैसे होते हैं एकदम उपद्रवी, मतलब जैसे टाइप के, एकदम रंगदार टाइप के, उसके लिए एक और ऑप्शन देना चाहिए हमेशा, हर एक क्वेश्चन में ई ऑप्शन देना चाहिए। ई ऑप्शन में लिखना चाहिए उसको कि नए बताएंगे क्या कर लेगा, नहीं लगता है? नए बताएंगे क्या कर लेगा, हाँ? नहीं तो फिर एक ई ऑप्शन में ये देना चाहिए, क्या देना चाहिए कि हमको पता है पर नहीं बताएंगे, हमको पता है पर नहीं बताएंगे, ये ऑप्शन देना चाहिए। नहीं, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं रंगदार एकदम इस तरह से होते हैं, उसके लिए ये वाला दोनों में से एक ऑप्शन जरूर जोड़ना चाहिए बिहार बोर्ड को कि नहीं बताएंगे की कर लेगा, घरे से उठा लेंगे बाबा बनेगा। दूसरा, या तो हमको पता है फिर भी नहीं बताएंगे की कर लेगा, ये ऑप्शन जरूर जोड़ना चाहिए। हाँ, जोड़ना चाहिए ना। तो डायनामो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा किसमें बदलता है? डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। 18 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? 18 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? ये विद्युत चैप्टर में भी पूछा गया था, बहुत इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि हर एक साल टपकिए जाता है, 1-2 साल पे। विद्युत धारा चैप्टर में भी पढ़ना था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में भी पढ़ना था। 2018 में पूछा, 2022 में पूछा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? 80 हर्ज, 70 हर्ज, 60 हर्ज, नहीं कितना होता है? 50 हर्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ज। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 19 का आंसर डी हो गया। समझ में आ गया? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट था कि 50 हर्ज होता है आवृत्ति, जो है फ्रीक्वेंसी जो है। 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है। कह रहा है तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है कैसे? तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त किया जाता है? मीटर में, हर्ज में, मीटर बाई सेकेंड में, या इनमें से कोई नहीं? तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त किया जाता है? अभी पीछे ना पूछ रहे थे तरंगदैर्घ्य का क्वेश्चन, हर्ज में या फिर हर्ज में, या फिर मीटर में, या फिर मीटर सेकेंड में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। 20 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है किसे? आपको याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य जो है वो हर्ज में नहीं बल्कि समानता ये जो है व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसमें? मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? घर में विद्युत से जो भी दुर्घटना होगा, आग लग गया, करंट मार दिया, तो जो भी होता है, आग वाग लगना, तार जल जाना होता है ना, एकदम कोई बोर्ड है उसको उड़ा दिया, तो ये किस कारण से होता है? फ्यूज हो गया तार उसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, या उच्च धारा प्रवाह के कारण? इसका रीजन क्या है? तो फ्यूज जो है, फ्यूज होगा तो फ्यूज तभी ना होगा जब धारा ज्यादा मिलने लगेगा। कोई शॉर्ट सर्किट होगा तभी ना होगा जब उसको धारा ज्यादा मिलने लगेगा। यानी सारा में आपको एक ही आंसर दिखेगा। कौन दिख रहा है? 21 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कौन दिख रहा है बताइए? हाँ, कौन दिख रहा है आपको? तो घरों में दुर्घटना जो है वो होता है शॉर्ट सर्किट के कारण। किस कारण होता है? शॉर्ट सर्किट के कारण। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बी हो गया। 21 के बाद 22 देखिए। 22 में कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। 2024 में पूछा है, 2018 में पूछा है कि घरेलू उत्पाद में जो विद्युत यूज होता है उसमें 2 तार रहता है ना, तो उदासीन का कौन सा कलर ज्यादातर यूज किया जाता है? लाल, हरा, काला, या फिर पीला? किसका यूज किया जाता है बताइए? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? किसका यूज किया जाता है? काला का। किसका? काला का। उदासीन के लिए काला का यूज किया जाता है, जो कि आप घर में अभी अपना वायर होगा ना देख सकते हैं। कोई कोई का दोनों लाल, पीला, हरियर, ब्लू बहुत कुछ होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः काला यूज किया जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। 2012 में पूछा है, 2015 में पूछा है, और पता नहीं कब पूछा होगा, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया। 2017 में पूछा होगा शायद, तो हम लिख देते हैं कि 2026 में पूछेगा, कंफर्म देख लीजिएगा।
लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाता है? लघुपथन होता ही क्यों है? हाँ, रीजन क्या है उसका? तो उसका रीजन तो यही ना है कि विद्युत धारा ज्यादा मिले लगा, यानी कि कम हो गया है विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा तब होगा, नहीं कम हो जाएगा तो कैसे होगा लघुपथन का? कैसे होगा? हो पॉसिबल ही नहीं। स्थिर रहेगा तो क्या दिक्कत है, धनाधन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि बहुत अधिक बढ़ जाना, हाँ बिल्कुल बढ़ जाना, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी। निरंतर परिवर्तित होते रहेगा तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत अधिक बढ़ गया है, लघुपथन कंफर्म है। अतिभारण के समय क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ ही जाएगा जी। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा तभी ना। अतिभारण होगा ही क्यों? जलेगा क्यों? जब विद्युत धारा बहुत बढ़ जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण होता ही है इसीलिए क्योंकि बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक से अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्विच लगाए जाते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, या इनमें से सभी। तो जो स्विच लगाया जाएगा, बताओ जी स्विच किस में लगाता है? घर में स्विच लगाया होगा ना, बताओ स्विच किस में लगाया जाता है? किसमें? गर्म तार में। किसमें लगाया जाता है? गर्म तार में। ठंडा तार, भूयोजित तार, इससे कोई लेना देना नहीं, उसमें नहीं लगाया चलेगा, लेकिन गर्म तार में लगाया जाता है। यही है बाबू। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट का होता है? बताओ आंसर। जो घर में करंट आ रहा है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट दिश धारा होता है या 220 वोल्ट? देखो हम कंफर्म बताते हैं, 12 वोल्ट नहीं होगा। अब बताओ 220 डायरेक्ट करंट आता है कि 220 अल्टरनेटिंग करंट आता है? प्रत्यवर्ती धारा होता है कि दिश धारा होता है? क्या होता है? प्रत्यवर्ती धारा आता है। कौन सा आता है? प्रत्यवर्ती धारा, यानी 26 का सी हो जाएगा। यानी तुम लोग पढ़ने में ठीक ठाक बुथरू है ना? ठीक ठाक। हमारे घरों में विद्युत का आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट होता है, ये याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट करंट होता है कि अल्टरनेटिंग? तो अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यवर्ती धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट जब हुआ, उड़ा दिया एकदम, सब कुछ जल वल गया, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? परिवर्तित नहीं होता है, धारा के विपरीत होगा। धारा बढ़ा है मतलब प्रतिरोध कमेगा, प्रतिरोध कमेगा यानी धारा बढ़ा है, उसके डिफरेंस वो मतलब उसका अपोजिट होगा। अब आप सोचिए कि लघुपथन विद्युत धारा के बढ़ने से होगा कि घटने से होगा? अपोजिट होगा विद्युत धारा के, और लघुपथन होगा विद्युत धारा के बढ़ने से। तो बता प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है? कि अधिक बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा नहीं जाए देगा, तब तो लघुपथन होगा ही नहीं। तो बताओ 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा? बी होगा, बहुत कम हो जाता है। लघुपथन किस समय होता है? प्रतिरोध जब बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछे थे, अगर आप लोग देखे होंगे याद होगा तो, कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 60 कितना होता है? एकदम पता है कितना होता है? 50,000। 28 का क्या हो जाएगा? कौन सा होगा ऑप्शन ए? घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा घुमा घुमा के पूछता ही है और इस बार भी पूछेगा ही। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। 2024 में पूछा था और 13 में पूछ के सबके हालत खराब कर लेता। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चारों में से कौन आवश्यक है? एल्युमिनियम या फिर हीलियम? नहीं। अब बताओ क्रोमियम की यूरेनियम, दोनों में से क्या होगा? बताओ क्या होगा? यूरेनियम, बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? यूरेनियम। तो कब मारता है जी? 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर कमेंट में एकदम फेंक के मारो। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा है? बताओ। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर बायोमास? कौन है? कोयला है। हम पेट्रोलियम बोलेंगे था। बताओ आप दोनों में से बताओ, कंफ्यूज करते हैं तुम लोगों को। कोयला है कि पेट्रोलियम है? 30 की बायोमास है? ना ही कोयला है, ना ही पेट्रोलियम है, ना ही लकड़ी है। उत्तम जो है बायोमास है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं पता है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत उसको कहते हैं जिसको यूज करने पे ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा प्रदूषण ना हो। अब बताओ कोयला जला पे कितना प्रदूषण होता है, लेकिन बायोमास जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है इतना उत्तम है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसको कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, दो चीज है, दो चीज कुछ मानो ऐसा, एक है ए एक है बी, तो ए को जलाएं तो उसमें खर्चा भी बहुत हुआ और उससे प्रदूषण भी बहुत निकल रहा है, तो ऊर्जा का वो उत्तम स्रोत नहीं होगा। लेकिन बी है ऐसा जो कम अफोर्डेबल है और फिर वो उतना प्रदूषित नहीं करता है, तो उत्तम स्रोत वही हो जाएगा, यानी बायोमास हो जाएगा। ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 के बाद 31 को देखो और आंसर कमेंट में फेंक के मारो।
निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्वच्छ होना चाहिए, हाँ, जो प्रदूषित कम करे। 2024 में पूछा है और 19 में पूछा है। प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी, लकड़ी, कोयला। अब बताओ स्वच्छ ऊर्जा कौन है? बिल्कुल गलत। सभी स्वच्छ ऊर्जा के श्रेणी में आते हैं, कोयला भी, लकड़ी भी और प्राकृतिक गैस भी। समझाया? सभी जो है स्वच्छ ऊर्जा के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ क्या होगा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन कहलाता है? अभी अभी हम इस चीज को आपको बता रहे थे, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन हो सकता है? जो सरलता से सुलभ हो, जो प्राप्ति एकांक आयतन अथवा प्रति द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो। देखो इधर जल्दी आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ इसका। उत्तम ऊर्जा स्रोत किसको कहेंगे? कोई हम समझा देते हैं, ऑप्शन क्या है। जो सरलतम सुलभ से उपलब्ध हो, मतलब जो आसानी से मिल जाए, जो प्राप्ति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य हो, मतलब कि कम मात्रा में ज्यादा यूजफुल हो, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसको रखे में आसान हो। बताओ कौन उत्तम ऊर्जा होगा? खाली ये होगा जो सरलतम से सुलभ हो सके वो होगा, या फिर जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य हो ये होगा, या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो ये होगा, या जिसमें ये सभी गुण हो ये होगा। अब एक बात बताओ, उत्तम ऊर्जा का स्रोत जिसका भंडारण आसान हो, ठीक है, लेकिन साथ में सरलता से उपलब्ध हो रहा है, तो ये भी तो अच्छा बात है ना। हाँ, अगर जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक मतलब कि कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा हमको मिल रहा है, तो ये भी अच्छा बात है ना। यानी ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? कि जिसमें ये सभी गुण हो। हम लोग उत्तम ऊर्जा किसको कहेंगे? सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो, बहुत काम का चीज है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत घुमा के कैसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए हम बता रहे हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत किसको कहेंगे? जो सरलता सुलभ हो, मतलब आराम से मिल जाए, जो कम मात्रा में ज्यादा यूजफुल हो, दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है। तीसरा कह रहा है जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, जिसको रखने में और लेके जाने में आसान हो। तो सभी तो चाहिए ना, तभी उसको उत्तम ऊर्जा स्रोत कहेंगे। बिल्कुल, ये था हमारा 32 के बाद 33 को देखो और बताओ 33 का आंसर क्या होगा। कमेंट में एकदम फेंक के मारो, हाँ क्या होगा 33 का आंसर। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है? कौन जो है सौर ऊर्जा नहीं है बताओ? पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये इसमें से कौन जो है ऊर्जा स्रोत जो है जिसको सूर्य से उत्पन्न नहीं होता है? नाम ऐसा उटंग पटंग है, का एक मतलब ये है कि कौन ऊर्जा जो है सूर्य से नहीं मिलता है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा सूर्य से नहीं मिलता है? पता नहीं, बताओ तुमको क्या लगता है? कमेंट में आंसर फेंक के मारो। 33 का क्या होगा? क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। कौन होगा? नाभिकीय ऊर्जा। एबीसीडी नहीं पढ़े थे बचपन में जी, तो ACBD हो गया है, आप पढ़ लीजिएगा नहीं तो आप भी गड़बड़ा दीजिएगा। कौन जो है ऊर्जा स्रोत ऊर्जा सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है? वो ये नाभिकीय ऊर्जा। कौन? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चल जाओ। काहे जी मजाक करता है, देखो मजाक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? 2011 में पूछा है, 2012 में पूछा है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। तीनों में अच्छा चारों में तुमको कौन अलग लग रहा है बताओ? चारों क्वेश्चन में कौन अलग लग रहा है? कोयला अलग लग रहा है, गोबर गैस अलग लग रहा है, और नाभिकीय ऊर्जा और कोयला में कौन अलग लग रहा है जो बताओ? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। बताइए निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? 34 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। कौन नहीं है? कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वाह यार, गर्दा मचा दिया तुम तो। आंसर हो गया सी। 34 के बाद 35 को देखो और देख करके इससे ब्याह कर लो जल्दी से, नहीं तो भाग जाएगी। क्वेश्चन है ब्याह करने इसीलिए बोल रहे हैं, और ज्यादा दिन नहीं रखना है, उसके बाद तलाक भी दे देना है। एग्जाम तक ब्याह करके रखो, उसके बाद तलाक दे दो चलेगा। कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होता है? जो विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए पवन चक्की का यूज किया जाता है, तो कितना किलोमीटर प्रति आवर हवा चलेगा तब उससे विद्युत बनेगा? 15 किलोमीटर की, 150 की, 1.5 की, 1,500। हम तुमको आसान कर देते हैं, ये और ये नहीं होगा। आप बताओ सी और ए में क्या होगा? 35 का आंसर बताओ क्या होगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, 1.5 किलोमीटर पर आवर से हवा चलेगा तो क्या वो बड़ा सा पंखा को घुमा पाएगा? बहुत बड़ा रहता है उसका चक्की, घुमा पाएगा? कौन होगा? ये होगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। पवन विद्युत जनित्र पवन की कम से कम चाल कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कह रहा है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? कौन जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखिए सबसे बड़ा दिक्कत एग्जाम में आपसे ये होने वाला है, जो कि भी बता देते हैं, लिख करके ले लीजिए। आप 10th के एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड के, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो थोड़ा हड़बड़ी में रहिएगा और होश में नहीं रहिएगा, तो उस समय नहीं जो है पढ़ लेने जाएगा। आप डायरेक्ट पढ़िएगा कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है?
लेकिन है न, पूछ रहा है कि कौन नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है? तो नहीं है यानी कि पेट्रोलियम, बायोगैस और कोयला तो है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 का सी। 36 अगर गर्दा मचा दिए हैं तो 37 में एकदम जिला हिला दीजिए। कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब समझ रहे हैं ना एकदम परंपरागत। नहीं समझ रहे हैं फटाक से जाइए मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, फिजिक्स का 1 शॉट वीडियो एकदम एक चीज बताए हैं डिटेल में। 2024 में पूछा है, 2019 में पूछा है। बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन है? बायोमैस, बायोगैस जो है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं, ये भी नहीं, भूतापीय भी नहीं, बायोगैस। 37 के बाद ऊपर से चल गया जी, 37 नंबर क्वेश्चन ऊपर से चल गया है। 38 बताओ। कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल तभी होगा सौर जल तापक में जब उसको अधिक से अधिक हीट मिलेगा, धूप मिलेगा। तो कौन ऐसा दिन रहेगा जब हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं? यूज करेंगे तो पानी गर्म नहीं होगा, गर्म जल तापक। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से सभी बताओ कौन दिन है? आए गधा, क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, बता देगा, पक्का आंसर बता देगा। कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? कौन ऐसा दिन अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो गर्म जल तापक जो है वो गर्म जल प्राप्त नहीं होगा। हम है बादल वाला दिन। कौन दिन? बादल वाला दिन। बादल वाला दिन अगर इसको यूज करेंगे तो गर्म होगा। धूप चाहिए उसको ना, तो धूप वाले दिन करेंगे तो होगा ही, गर्म दिन में करेंगे तो होगा ही। लेकिन अगर बादल वाले दिन में करेंगे तो क्या उसको मिलेगा जी? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ, आंसर कमेंट में फेंक के मारो। मोटू तुम आंसर बताओ। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, या इनमें से सभी में? डीजल का उपयोग बताओ किसमें होता है? रेल इंजन में नहीं होता है डीजल का उपयोग। बताओ तो विद्युत उत्पादन में नहीं होता डीजल का उपयोग? डीजलवा चलता है तो उससे करंट वर निकलता है जी। जनरेटरवा नहीं देखा है? आए गाँव में जनरेटरवा नहीं देखा? छोड़ो ना पढ़ाई लिखाई के बाद, जनरेटर देखा है? ब्याह में जाके कस के लपलपा के खाया रसगुल्ला? तो जनरेटरवा देखा है? वो कोची होता है, घूरते रहता है, धर 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 कोची निकलता है, लेनियन निकलता है जी, करंट वैन जी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी में डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में भी, रेल इंजनों में भी, और विद्युत उत्पादन में भी होता है ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और देख करके जल्दी जिला हिला दीजिए। कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 2024 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में भी पूछा है। बताइए तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, कौन जो है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल विद्युत संयंत्र जो है, जो हमारा जल विद्युत संयंत्र है, वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किसको बताओ? 40 का आंसर क्या होगा? आंसर में कमेंट में फेंक मारो। वेरी गुड। किसको? स्थितिज ऊर्जा। किसको? स्थितिज ऊर्जा। गर्दा मचा दिया तुम तो, एकदम जिला हिला दिया। कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? पेट्रोलियम, कोयला, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन है जीवाश्म ईंधन? बताओ। ओए गधा, 41 का आंसर बताओ। कौन है? कोयला। और पेट्रोलियम नहीं है? दोनों है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दोनों है, पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है, यानी ए और बी दोनों। कौन है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? चलो बताओ। अभी तो देखा ना पीछे कि जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम था, है था ना, पेट्रोलियम, कोयला भी था। बताइए चारों में से कौन जीवाश्म ईंधन न है? बताओ। 42 का आंसर क्या होगा? कौन जीवाश्म ईंधन न है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कौन न है? बायोगैस। बायोगैस न है। अब ये जाके एग्जाम दे दो जी, एकदम गर्दा मचा देगा। बता दो आंसर में सही बता रहा है? जब 6 का स्टूडेंट इतना सही आंसर बता सकता है तभी एग्जाम देगा, ना गर्दा मचा देगा। मतलब जितना पूछ रहे हैं एकदम सही बताइए रहा। अब तो आप लोग जो 10th का स्टूडेंट है उनको शर्म होना चाहिए कि 6 के स्टूडेंट आंसर बता रहा है तो 10 का काहे नहीं बताएगा। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। कौन जो है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? कौन जो है एट द एंड ऑफ पॉइंट, उसी से हम लोगों को जीवाश्म ईंधन मिलता है। किससे मिलता है? चलो इसका आंसर देके जाओ। 43 का आंसर बताओ। कौन? सूर्य। अभी जाके तुम फॉर्म भरो, एग्जाम तो पहले 10th का, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा वास्तविक स्रोत कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत पता है? नहीं पता है? जाकर देखो 1 शॉट वाला वीडियो, समझ में आ जाएगा करके। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, या बहता पानी? 44 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। क्या होगा 44 का आंसर? क्या? ना ना ना, अनवीकरणीय जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं।
एक बार यूज किए तो खत्म, फिर उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, मतलब रीयूज थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हैं। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम। कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कर, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिसको दहन करने पे उष्मा मिलता है उसको क्या कहेंगे? 2023 में पूछा, क्या कहेंगे? इंजन नहीं, ईंधन। क्या कहेंगे? ईंधन। 45 का आंसर क्या हो गया? 45 का हो गया बी। 45 का बी। 46 को देखो और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो। सौर ऊर्जा को, अरे यार 46, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है जी? डेनियल सेल या फिर लेकालेंसे सेल या फिर सौर सेल, कौन बताते हैं? 46 का क्या हो जाएगा? सौर सेल। सौर सेल क्या हो जाएगा? सौर सेल। क्या हो जाएगा? सौर सेल। 46 के बाद 47 को देखो और इसका आंसर बताओ। कर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? कौन जो है सौर कुकर के लिए दर्पण यूज किया जाता है? हम बता देते हैं आपको। सम क्या होगा इसमें? समतल और सभी नहीं होगा, बताओ। उत्तल और अवतल। इसको ऐसा दर्पण चाहिए जो एब्जॉर्ब करके सारे प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से ला करके एक बिंदु पे छोड़ता हो। तो ई काम जो है हमारे अवतल चचा के है। किसका है? अवतल का। सी बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा 47 का? सी। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही काम है कि ये देखो अवतल दर्पण है। अवतल मतलब धंसा हुआ। ये जो है सारे प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण आया 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 सबको फोकस पे ले जाके मिला देता है, सबको फोकस में मिला देता है एक पे। उत्तल का काम ही नहीं है, ठीक है, अवतल का है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किसे धातु से सोलर सेल बनता है? कौन धातु से सोलर सेल बनता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनम या सिलिकॉन? किससे? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर कमेंट में फेंक के मारो, क्या होगा? सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन का। सोना, सूर्य प्लेट देखा है और हम सोना लगा रहता है? नहीं नहीं, जस्ता, सोना, प्लेटिनियम कुछ नहीं, सिलिकॉन लगा रहता है। कौन लगा रहता है? सिलिकॉन। नेक्स्ट है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? बताओ 49 का आंसर क्या होगा? किसमें? सौर सेल से हम लोगों को किसमें मिलता है? हाँ करा है ना कि वो प्रकाश ऊर्जा तो उसको मिलता ही है, लेकिन उसको किस ऊर्जा में वो चेंज करता है? ताप ऊर्जा में। हम लोग उससे धा तापते हैं, आग से तापते हैं। विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। 50 का रहा है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, कोई नहीं। कौन सेल यूज होता है? 50। खिलौना खरीदा है जी? खिलौना खरीदा है तो बताओ हम कौन बैटरी लगता है, कौन सेल लगता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल या इनमें से कोई नहीं? सूखा सेल लगता है और हम सिर्फ प्लेट लगल रहता है गदावा सौर सेल का था। कौन सेल? सूखा सेल। अगर आप 50 तक पहुंच गए हैं तो पहले बताइए 50 में कितना सही गया आपके। कमेंट में फेंक के मारना है आपको कि 50 में आपका कितना सही गया। अगर 50 तक पहुंच गए हैं तो अब आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन में और बताइए कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 2018 में पूछा था, 22 में भी पूछा था। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में है कि महाराष्ट्र में है कि उत्तर प्रदेश में है कि गुजरात में? कहाँ है जी? नहीं, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में है जी? उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन? ये बता दो, तुम लोग बता देगा। 2016 में पूछा था, 14 में पूछा था, 22 में पूछा था, 23 में पूछा था, 26 में भी पूछेगा कि हम लोगों को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कोयला से, सूर्य से, पानी से, लकड़ी के। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कहाँ से? सूर्य से। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बामन के बी। बामन का क्या हो जाएगा? बी। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। 53 नंबर क्वेश्चन को देखो और आंसर को कमेंट में एकदम फेंक के मारो। कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? अभी बताए थे सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का या फिर प्लूटोनियम का? किसका होता है बताओ। 53 का आंसर क्या होगा? किसका? बोलो, अभी देखा था इसका आंसर। सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। बोला ना जाता मोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखो और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो, हम उठ जाते हैं। 54 का आंसर है, क्वेश्चन है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपर जो है
कांच का ढक्कन लगाया जाता है क्यों? 2024 में पूछा था। या देखने की कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं ना। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मेन जो इसका रीजन है ना, मेन इसका रीजन यही होता है कि उसका सौर कुकर के ऊपर जो दे देता है, क्या दे देता है, कांच का ऊपर से जो ढक्कन रख देता है, इसलिए देता है कि जो सूर्य का प्रकाश आएगा उसमें बहुत सारा हानिकारक किरण भी आएगा, विकिरण भी आएगा, हाँ, हानिकारक किरण यानी विकिरण, उसको रोकने के लिए उसका यूज किया जाता है। समझ में आया? 54 अगर आप कर लिए हैं तो 55 में गर्दा मचाइए, पूरा जिला हिलाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? होता है नहीं? नहीं होता है। कोयला, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी। अब आगे अभी बहुत सीएनजी का गाड़ी चल चुका है ना? अभी जो है सीएनजी का गाड़ी बहुत चल चुका है। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि सीएनजी जो है वो तो गाड़ी में यूज होता है। 55 का आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट में फेंक के मारो। है नहीं, सीएनजी गाड़ी में, सीएनजी वाला गाड़ी नहीं चल गया है तो गाड़ी में चलता है, उसको खाना बनाने थोड़ी यूज करते हैं। हाँ, दो चीज से चलता है। कौन सी से? गैस या पेट्रोल से। हाँ। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्णन होता है? कौन गैस बढ़ने से बहुत हीट उत्पन्न होने लगता है, वैश्विक उष्णन होने लगता है? 13 में पूछा था, 19 में। ओजोन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा बउआ, उष्णन उतना बढ़ेगा। 56 के बाद 57 देखो, कह रहा ईंधन है। कौन ईंधन है? सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी। 2022 में पूछा था, एकदम बुड़बक बनाने के लिए। ईंधन कौन है इसमें बताओ? चलो बताओ तो मोटू, कौन सा ईंधन है इसमें? क्या लगता है आपको 57 का आंसर क्या होगा? है? और सीएनजी ना है? सभ्य है। हाँ, इनमें से सभ्य है, सभ्य ना है जी। जो ईंधन है ये तो सब ना है, एक ही को थोड़ी है, सब ईंधन है। अगर 57 में गर्दा मचाए हैं तो 58 में पूरा बिहार हिलाइए। कह रहा है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस जो एलपीजी है उसका प्रमुख अवयव कौन सा है? 2022 में पूछा था। 58 में एकदम जिला हिलाइए तो। मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। कौन है? ब्यूटेन। वेरी गुड। तुम लोग भगवान है का जी? आंसर कैसे सही बता रहा है? ब्यूटेन है। कौन है? एकदम सही सही आंसर कैसे बता रहा है जी? बताओ इसका राज क्या है? इतना सही कैसे बता सकता है तुम लोग? हाँ? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, समझ रहा है ना? महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सभी। कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है? 59 का आंसर क्या होगा? सभी सभी सभी। हाँ, महासागरीय तरंग भी, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी। हे सब आंसर बताओ चुपचाप बैठ के, हल्ला नहीं करना। आंसर बताओ चुपचाप बैठ के। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखो और फटाक से आंसर कमेंट में फेंक के मारो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जिसको बार बार यूज कर सकते हैं? जय मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। कौन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? 60 का आंसर क्या होगा? चलो बताओ कौन है? कोयला नहीं है, पेट्रोल। कोयला एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज करेंगे? नहीं है नवीकरणीय। जैव मात्रा। कौन है? जैव मात्रा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय मैंने एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। कौन जो है अनवीकरणीय है? कौन अनवीकरणीय है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, गड़बड़ाना नहीं है। ये भी अनवीकरणीय है, ये भी अनवीकरणीय है और ये भी अनवीकरणीय है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन अनवीकरणीय नहीं है। समझ आया? कौन अनवीकरणीय नहीं है मतलब नवीकरणीय है। नवीकरणीय कहने का मतलब होगा कि उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। कौन है? बायोगैस। कौन है? बायोगैस। अनवीकरणीय नहीं है। क्वेश्चन ऐसे देखिए गड़बड़ाता है। बार बार कोई भी जल्दी में पढ़ेगा ना क्वेश्चन को एग्जाम में, तो वो नहीं, उसको दिखता ही नहीं है, उसको लगता है हमको तो आंसर आता है। जैसे हम अभी पढ़े, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। बार बार ये गलती इसीलिए करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए कि ये गलती वहाँ पे नहीं करना है। समझ में आ रहा है? बार बार अब इस चीज को देखिएगा तो पक्का याद रहेगा वहाँ पे कि ये गलती नहीं करना है। यानी कि बायोगैस हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है।
61 के बाद 62 को देखिए, ध्यान से देखिए, बयान नहीं कर लीजिएगा देखते देखते खाली। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कौन है बताओ। नवीकरणीय अनवीकरणीय से 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है बउआ, तो एकदम घोर के पी जाओ। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय किसको कहे थे, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कौन जो है बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, पवन। हम लोग जितना हवा लेना है लोन, कोई दिक्कत है। जल तो अभी है, मात्रा में भी है, कई साल बाद खत्म होगा। सूर्य भी अभी बेचारा कितना दिन चलेंगे। 2022 में पूछा गया था। कौन, कोयला। कोयला यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कोयला हमारा कैसा है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 62 के बाद 63 में गर्दा उड़ाइए, पूरा जिला हिलाइए। कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय जिसको हम लोग एक बार यूज करके दोबारा नहीं कर सकते हैं। महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कोसको हम द्वारा नहीं, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तुम लोग अभी 10वां एग्जाम दिला देते हैं, एकदम टॉप कर जाएगा, देगा जी। हाँ एकदम दे दो, आंसर बताओ सही से एकदम। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। कौन 2 ऐसा स्रोत है जो अनवीकरणीय है, मतलब उसको हम लोग 2 बार यूज नहीं कर सकते, एक बार उसी को एक बार यूज करिए तो वो नष्ट हो जाएगा। कौन जो है अनवीकरणीय बताओ। जय मात्रा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जय मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम। दोनों होना चाहिए अनवीकरणीय। कौन है, सी। वेरी गुड, 64 का सी। तुम लोग अभी भी 10वां की एग्जाम दे सकता है जी। 65 क्वेश्चन को देखो, जाओ जाओ जाओ। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की बाय श्रेणी में रखेंगे। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधे को, नीले हरी शैवाल को, या फिर जंगली जानवर को, या फिर फूल और पत्ते को। कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। 65 का आंसर बताइए। हाँ 65 का आंसर क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारिए तो जरा फटाक से। 65 का क्या होगा, उपभोक्ता की श्रेणी में शायद यही ना होगा, जंगली जानवर ही होगा। 65 का सी हो जाएगा, 65 का सी हो जाएगा। 65 के बाद 66 को देखिए और जिला हिलाइए और गर्दा मचाइए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। 2018 में पूछा था, 19 में पूछा था। आहार श्रृंखला मतलब समझ रहे ना, मतलब कि बकरी खाती है घास को और बकरी को खाते हैं हम लोग, है तो यही आहार श्रृंखला हुआ ना। तो कौन रियल घास को गेहूं खाएगा, नहीं नहीं तो हो नहीं करेगा। बकरी को गाय खाए, बकरी को गाय कैसे खा जाएगा। घास को मछली खाएगा, ना ना। अब देखो, घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगी मानव, खाएगा खाएगी 100। आंसर हो जाएगा बी। कौन जो है ये आहार श्रृंखला को निर्माण कर रहा है, घास बकरी तथा। 2018 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था। आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिए, आपको लगेगा, पता चलेगा कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। करना बस यही है, सिलेबस पूरा गर्दा मचा के कंप्लीट करना है। अब तो ऑनलाइन के जमाना है जी, एक बार नहीं 10 बार एक सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, इतना पावर है अभी ऑनलाइन में। 66 के बाद 67 को देखो और गर्दा मचा और जिला हिला। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडलीय के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के मध्य सतह पर, या इनमें से कोई नहीं। 67 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। 67 के बाद 68 को देखो, गर्दा मचाओ जिला हिलाओ। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका था, वही घुमा करके आ गया है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत लास्ट पार्ट में एक ही है, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान सभी जीव जंतुओं का। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, 68 नंबर क्वेश्चन। हाँ कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर बताओ और जिला हिला। 69 का क्या हो जाएगा, उत्पादक ना कहलाते हैं, उपभोक्ता नहीं कहलाते, अपघटक नहीं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। 69 का ये हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा, 69 के बाद 70 का आंसर बताइए। कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, या फिर एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, या फिर ट्रोपोस्फीयर में। किस में पाया जाता है जो बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 70 का आंसर ये हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। 71 क्वेश्चन देखिए, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम, अजैविक, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तालाब तो प्राकृतिक है ना। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 71 2022 में पूछा था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है। पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में कौन, मंचभासी, मांसभक्षी, शाकभक्षी, उत्पादक, या फिर सर्वभक्षक। हमको लगता है सर्वभक्षक। 72 का क्या होगा आंसर बताइए तो, उत्पादक। कौन जो है पारिस्थितिक तंत्र में अधिक है, पारिस्थितिक तंत्र में अधिक है उत्पादक।
किसका क्वेश्चन आ गया है? 72 एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पर हमेशा मांसाहारी रहता है। तीसरे पर कौन रहेगा? मांसाहारी। पहले रहेगा शाकाहारी, तो शाकाहारी खाया शाकाहारी चीज को, फिर शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी, यानी थर्ड नंबर पे कौन रहेगा? मांसाहारी। 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 73 का बी। 73 का बी। 73 में गर्दन मचाए हैं तो 74 में जिला हिलाइए। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। 2021 में पूछा था और 2022 में पूछा था। वायु, वर्षा जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। 2021 में पूछा था, 2022 में पूछा था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? वायु, वर्षा जल, सूर्य का प्रकाश या मिट्टी। 74 का बताइए। मिट्टी तो होगा नहीं। 74 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। तो कौन होगा? हमारा सूर्य का प्रकाश ही होगा, और कौन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। 75 का आंसर हो जाएगा ए, एक दिशीय। 76 को देखिए। बाघ उपभोक्ता होता है। 2024 में 23 में दोनों साल पूछा गया था कि बाघ उपभोक्ता होता है प्रथम पोषी स्तर के, द्वितीय या तृतीय। बाघ क्या है? मांसाहारी है ना जी। बाघ क्या है? मांसाहारी। तो कौन होगा? तृतीय स्तर का होगा। मांसाहारी थर्ड नंबर पे आता है, बताए थे अभी पीछे। वायुमंडल में CO, वायुमंडल में देखिए CO2 का ऐसे तो माना जाता है 0.04%, ठीक ना। तो इसके करीब जो है उसी को हम लोग मारेंगे, 0.03 बनाएंगे, कोई दिक्कत। 77 के बाद 78 को देखिए, इसका आंसर कौन में फेंक के मारिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 2016 में पूछा, 20 में पूछा। कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। कौन प्राकृतिक? जीवधारी। कोई संसाधन थोड़ी है जीवधारी, प्राकृतिक संसाधन नहीं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है जी। हाँ हाँ, कितना प्रतिशत है? 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है N/AM, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। कौन सा है? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। बी। 80 का क्या हो जाएगा? बी। 80 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 81 को देखिए। 81 पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन होता है? वेबर। कौन है? वेबर। 81 का बी, वेबर। 81 का बी। 82 को देखिए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन खोजा था? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? फ्राइडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, जीवित, ठंडा, उदासीन और अर्धभूयोजित। इन तारों का रंगों का जो क्रमशः कैसा कैसा होता है, कौन कौन कलर होता है, जो बताइए। देखिए तो बता देते हैं। पहले कहा है क्या? गर्म। तो गर्म कैसा होता है? लाल। पहले गर्म बोला है, गर्म तो लाल। ठंडा, ठंडा कैसा होता है? तो ठंडा काला होता है। तो पहला गर्म यानी लाल, दूसरा पूछ रहा है ठंडा यानी कि काला, और तीसरा पूछ रहा है उदासीन जो कि ज्यादातर हरा होता है, ठीक है। लाल, काला, लाल, काला, हरा, कौन सा है? सी हो जाएगा। 83 का आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है समझ आया या नहीं आया, लेक्चर कैसा लगा। कमेंट में नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं, नहीं बताइए, आपका मन। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से, दोनों चैप्टर से, ऊर्जा के स्रोत से और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से, तो वो यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। हम वैसे वैसे क्वेश्चन करवाएं जो हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बस वीडियो देख लीजिए, जो नहीं देखेगा पक्का पछताएगा। जब एग्जाम के बाद हम ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे, कैसा वीडियो कि देखिए हमारे वीडियो से इतना सारा क्वेश्चन आया, तो 99% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव गर्दा मचाएंगे इस बार, ठीक है। जरूर देखिएगा।